नमस्कार, मेरा नाम है सनी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। और हमारे नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज की दिन भर की बड़ी खबर और उस खबर का विश्लेषण हम दोनों मिलकर करेंगे। झारखंड सहित देश भर में क्या बड़ी खबर रही यह हम बताएंगे। झारखंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को एक पत्र लिखा गया है। दरअसल यह पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है उस मामले को लेकर। इस पत्र में और क्या कुछ है इस पर बात करेंगे। इसके अलावे आपको पता होगा कि पिछले दिनों सिमडेगा में, झारखंड के सिमडेगा जिला में एक मॉब लिंचिंग की घटना घटी थी। इस मामले में गिरफ्तारियां हुई है, किनकी गिरफ्तारी हुई है और ये मामला किससे जुड़ा है ये भी हम बताएंगे। तीसरी खबर झारखंड की है कि बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सोनुआ, जहां पर कि नक्सलियों ने बीजेपी के पूर्व विधायक जो एक फुटबॉल के कार्यक्रम में थे और वहां पर हमला किया था, उनसे मुलाकात करके वो आज लौट के आए हैं। आज उन्होंने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। चौथी खबर है कि कोरोना को लेकर झारखंड में क्या अपडेट है और देश भर में क्या अपडेट है। आपको यह जानकारी होगी शायद कि आज केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या कुछ है ये आपको जाननी चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर, और अगर आप खबरों से जुड़े हुए हैं तो आपके कानों तक यह खबर गई होगी कि बुल्ली ऐप मामले में गिरफ्तार किए गए हैं लोग। ये बुल्ली ऐप मामला क्या है और कैसे गिरफ्तारी हुई, इन तमाम खबरों पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सहयोगी हमारे सूरज है। सूरज, सबसे पहले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक स्टैंड कहा जा सकता है आया है इस पत्र के जरिए जो सिद्धू को लिखा गया है। उस पत्र में क्या है, क्या माना जाए कि वो जो बीजेपी जिस तरह से कर रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चूक हुई है और कांग्रेस के तरफ ही इशारा किया जा रहा है, तो क्या जेएमएम उसके साथ है या फिर क्या लग रहा है? देखिए, कल से जब से पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर बात सामने आई, पीएम को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद से ही जो पंजाब की कांग्रेस सरकार है वो निशाने पर है कि सुरक्षा में चूक हुई और एहतियात नहीं बरती गई। बाकायदा जो है गृह मंत्रालय इस पर संज्ञान ले चुका है और कमेटी गठित की जा चुकी है। और अमित शाह ने व्यक्तिगत तौर पर यह कहा कि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को। तो चिट्ठी का लबोलुबाब वही है जो कल से कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि वहां पर पीएम रैली करने के लिए पहुंचे थे, कुर्सियां खाली रह गई, लोग पहुंचे नहीं, और ऐसे में उन्होंने सुरक्षा को बहाना बना के उसकी आड़ में उन्होंने दौरा रद्द किया क्योंकि लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं थे रैली में। तो जो चिट्ठी का पहले वाला हिस्सा है उसका लबोलुबाब यही है। चिट्ठी में यह भी लिखा है, जो सुप्रियो भट्टाचार्य है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, तो उन्होंने यही लिखा है कि चूंकि ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसे पहले भी हो चुका है। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव का एक जिक्र किया है कि उन्हें झारखंड में अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको एक सभा को संबोधित करना था और वो बिरसा एयरपोर्ट पर उन्होंने 3 घंटे इंतजार किया। रांची एयरपोर्ट, रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्होंने इंतजार किया और उस समय इंतजार की वजह ये बताई गई कि वहाँ तैयारियां जो है पूरी नहीं है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां, उन्होंने तब भी यही कहा था कि चूंकि वहाँ कुर्सियां खाली रह गई थी, लोग पहुंचे नहीं थे और गृह मंत्री ने इंतजार किया कि वहाँ भीड़ जुट जाए, तब मैं पहुंचूं। भीड़ जुटी, उसके बाद गए। तो इस चीज़ का जिक्र किया है। और चिट्ठी का जो अंतिम सिरा है, जो अंतिम हिस्सा है, उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया है नवजोत सिंह सिद्धू को। कि हमारा ये सुझाव है, क्योंकि आप हमारे सहयोगी हैं झारखंड में, हम आपके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो जब रैली करने जाएं किसी भी स्टेट में, खासतौर पर जहां आपकी सरकार है, तो वहां पर आप जो हैं 5000 कांग्रेस के समर्थकों को वहां पर भेजें। अमित शाह की जहां रैली हो वहां पर आप 3000 समर्थकों को भेजें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जहां पर रैली हो वहां पर न्यूनतम 1000 कांग्रेस के समर्थकों को भेजें और 500 न्यूनतम समर्थक जाएं ऐसी जगहों पर जहां बाकी केंद्र के मंत्री या दूसरे स्टार प्रचारक रैली करने के लिए गए हों, ताकि उनको कार्यक्रम रद्द ना करना पड़े खाली कुर्सियां देखकर। और फिर वो सुरक्षा एक तरह से तंज है कि ताकि वो बाद में सुरक्षा को निशाना ना बनाए। ये उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है।
तो एक तरफ से तंज ही किया है और जेएमएम जो है घुमा फिरा कर ये बात कह रही है कि जो फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होनी थी वहाँ पर भीड़ कम है और उन्होंने लिखा भी है कि शायद सिर्फ 10% हिस्सा ही कुर्सियों का जो है भरा हुआ था और यही वजह है कि ये बहाना जो है सुरक्षा का बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जब देखिए शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, तो उन्होंने उसी समय कहा था कि हमें जो तैयारी करने के लिए कही गई थी वहाँ 70,000 कुर्सियों का इंतजाम था, 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि वहाँ 700 लोग ही पहुँचे थे। वैसे आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कल मौसम भी खराब था, लगातार बारिश हो रही थी और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री को अपना हेलीकॉप्टर से जो दौरा करना था उनको भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर तक, वो दौरा उन्हें रद्द करके सड़क मार्ग से जाना पड़ा। और वो जो हेलीकॉप्टर जिसके जरिए यात्रा करना था वो M17V5 वही हेलीकॉप्टर था जिसकी जो थोड़े दिन पहले कुन्नूर की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें जनरल बिपिन रावत सहित 13 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो शायद इस वजह से भी कंसर्न रहा हो कि अगर मौसम हल्का फुल्का साफ भी था तो उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया क्योंकि प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि जिस खासतौर पे जो प्रधानमंत्री का ये बयान है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं यहाँ से जिंदा वापस लौट रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कि एसपीजी की सुरक्षा आपके साथ थी या प्रधानमंत्री हैं एक ऐसी जगह पे स्टक हुआ था जहाँ पे आसपास ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं थी। जो प्रधानमंत्री जो प्रदर्शनकारी थे वो बहुत आम युवक थे और वो आम युवक थे और उनसे आपको कोई खतरा नहीं था। हालांकि ये भी स्वीकार करते हैं साथ साथ चरणजीत सिंह चन्नी कि जो उनको स्टक हुए वो फंस गए थे फ्लाईओवर में, हम इसकी जांच कराएंगे और ये घटना दुखद है और हम पीएम का सम्मान करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरी बड़ी खबर जो झारखंड से है। अभी हाल ही में झारखंड विधानसभा से मॉब लिंचिंग का एक कानून पास किया गया और उसके बाद शायद यह पहली घटना घटी थी झारखंड के सिमडेगा में, जहां पर एक व्यक्ति को मारा गया और उसके बाद जिंदा जला भी दिया गया। इस मामले में आज गिरफ्तारियां हुई है। सूरज, पहले तो ये पूरा मामला क्या है और आज जिनकी गिरफ्तारी हुई है वे लोग कौन है और ये मामला किससे जुड़ रहा है? देखिए सनोज नाम था युवक का जिसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसके शव को उसी के आंगन के पास जला दिया गया और यह हत्या भी उसके परिवार के सदस्यों के बीच हुई, जहां पर उसका बच्चा, उसकी पत्नी और उसकी माँ थी। कहा ही जाता है कि युवक जो है गांव में किराना की दुकान चलाता था और लकड़ी का व्यवसाय करता था। अच्छा। तो लकड़ी का व्यवसाय करता था। ग्रामीणों का ये कहना है और जो मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि लकड़ी के व्यवसाय को लेकर ही मुख्य रूप से नाराजगी थी गांव वालों की, कि उन्होंने कहा कि वो खुटकट्टी कोई एक प्रावधान है उसके तहत वो रजिस्टर्ड था वो जंगल, वो पूरा इलाका। और कहा जाता है कि गांव वालों ने कई बार पहले भी बैठक करके उसे इस बात के लिए मना किया था या समझाया था कि नहीं किया जाए खुटकट्टी, वो घेराबंदी को घेराबंदी को। तो उसी विवाद में उस दिन जिस दिन की घटना है ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और ग्राम सभा की बैठक में उसे बुलाया गया, शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन उसी दौरान ये विवाद हुआ। विवाद के बाद उसे घर से खींचकर घसीट कर ले गए 100 मीटर दूर, उसे पीटा गया। पिटाई से गंभीर चोटें लगी, चोट लगने के बाद उसके मौके पर ही मौत हो गई और वहीं पर चिता बनाकर शव को जला दिया गया। और जब तक पुलिस पहुंच पाती तो बहुत कम अवशेष बचा था जिसे पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित किया गया। तो जाहिर सी बात है कि हाल ही में जब शीतकालीन सत्र बीता है और मॉब लिंचिंग कानून पास हुआ है और सरकार इसे उपलब्धि के तौर पर बता रही थी कि इतने सालों में जो एक मामला लंबित था और खास तौर पर जब तबरेज अंसारी का मामला सामने आया था सरायकेला से, तो उसके बाद से ही मॉब लिंचिंग को लेकर झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर ही ये मामला बहुत हुआ था। तो मॉब लिंचिंग को एक उपलब्धि के तौर पर सरकार लेकर आ रही थी। इस पर अब तक जो है बयानबाजियां हो रही हैं कानून के प्रावधानों को लेकर। इसी दौरान एक मॉब लिंचिंग की घटना घट जाती है तो सरकार पर भी दबाव था, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उस पर भी दबाव था कि मामले में कार्रवाई करे। जो जानकारी शुरुआत की मैं आपको बता दूं कि 14 ऐसे लोग थे जो नामजद अभियुक्त थे। बाकी 100 से 150 की संख्या में अज्ञात मतलब लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आज जो है 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 गिरफ्तारियों में से एक जो गिरफ्तारी है वो ग्राम प्रधान की है, क्योंकि जब भी ग्राम सभा गांव में बुलाई जाती है ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बुलाई जाती है। तो एक जो गिरफ्तारी है वो ग्राम प्रधान की है और बाकी 2 और ग्रामीण हैं। अब ये नामजद अभियुक्तों में से हैं या बाकी जो अज्ञात हैं उनमें से गिरफ्तारी, ये क्लियर नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको पता है कि पिछले दिनों यानी कि परसों झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ थाना क्षेत्र में
नक्सलियों ने बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक एक सभा में, फुटबॉल के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और वहीं पर हमला कर दिया गया। बताया गया कि 100 की संख्या में नक्सली थे और उनके जो 2 अंगरक्षक थे उनकी हत्या कर दी गई और हथियार लूटकर भी नक्सली ले गए थे। इस मामले में बाबूलाल मरांडी कल यानी कि बुधवार को वह गए, सोनुआ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में रोका गया था। हालांकि वह सोनुआ पहुंचे और अपने जो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं गुरुचरण नायक, उनसे मुलाकात भी की। आज बाबूलाल मरांडी मुलाकात कर रांची लौटे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ बातें रखी सूरज से जानते हैं। सूरज, आप गए भी थे वहाँ पर, क्या बाबूलाल बोलना चाह रहे थे और क्या बोले? देखिए, जो सबसे पहले उन्होंने घटना के बारे में थोड़ा जो स्पष्टीकरण दिया, जिस तरह की अलग अलग चीज़ें आ रही थी कि 15 से 20 की संख्या में आए, अचानक धावा बोला, गोलियां चलाई, तो उन्होंने कहा कि वो लोग बहुत पहले से ही भीड़ का हिस्सा थे। जो ग्रामीण जो माओवादी हैं वो बहुत पहले से ही भीड़ का हिस्सा थे। जब पुरस्कार वितरण शुरू हो गया और जब चीज़ें शांत हो गई, सब लोग खड़े थे, तो पहले जो नक्सली रणनीति बना के आए थे उसके तहत उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, हाथापाई करने लगे, विवाद खुद में पहले लड़े। हाँ, आपस में। तो एक जो उनमें से सुरक्षाकर्मी है, जो गुरुचरण नायक का जो सुरक्षाकर्मी है, वो शांत कराने के लिए गया। वहीं पर उसको उन्हें मतलब दबोचकर गला रेत दिया गया और चाकू मारकर वो गए। इसका जब बहुत देर तक वो नहीं लौटे तो दूसरे जो सुरक्षाकर्मी है वो वहाँ पर गए और फिर जब उनको पकड़ लिया गया और हाथापाई होने लगी, इसके बाद सबकी निगाह वहाँ गई तो पहले जो ग्रामीण वहाँ पर इकट्ठा थे वो उन लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की और आम मतलब बदमाश समझकर घेरना चाहा उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने इसके बाद अपने हथियार निकाल लिए, फायरिंग की और कहा कि माओवादी हैं हम लोग और आप लोग अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो इस मामले से दूर रहिए। ये बाबूलाल मरांडी ने बताया। ये बातें वहाँ निकल कर सामने आई घटना के बारे में। बाबूलाल मरांडी ने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि उन्होंने जब घटना की शाम 4-5 बजे की ये घटना है तो रात को उन्होंने सबसे पहले तो उनसे अपडेट लिया, गुरुचरण नायक को कॉल किया तो उन्होंने ये कहा कि वो काफ़ी डरे हुए थे, घबराए हुए थे और उन्होंने ये बाबूलाल मरांडी से कहा कि मुझे नहीं पता, मेरा तो कोई विवाद नहीं है, मुझ पर यह हमला क्यों होता है, पहले भी हो चुका है। इसके बाद इन्होंने जाना तय किया। इसमें प्रदेश महामंत्री जो हैं वो भी बाबूलाल मरांडी के साथ थे और ये लोग सड़क मार्ग से वहाँ पर पहुँचे। इन लोगों को रास्ते में ही रोक लिया, चक्रधरपुर के पास रोक लिया गया और वहाँ के जो डीएसपी हैं उन्होंने ये कहा, जैसा कि बाबूलाल मरांडी ने बताया कि इनको कहा कि आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि सुरक्षा का कंसर्न है और चूंकि अभी अभी ये घटना हुई है तो हमें जाने की इजाज़त नहीं है, हमें ऊपर से ये ऑर्डर मिला है कि हम आपको वहाँ अभी नहीं जाने दे सकते। तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब हमें ये आदेश मिला तो हम लोग वहीं पर मतलब बैठ गए, हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे, बाकी लोग थे, हम लोग भी बैठ गए कि हम लोग बिना मिले नहीं जाएंगे। इसके बाद उन्होंने स्थानीय एसपी से बातचीत की और एसपी ने ये मतलब प्रस्ताव रखा कि अगर आप मिलना ही चाहते हैं तो हम गुरुचरण नायक को बुला देते हैं और आप लोग यहीं पर बातचीत कर लीजिए, क्योंकि सुरक्षा जो कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, वो ना बिगड़े। तो बाबूलाल मरांडी का ये प्रत्युत्तर था, उन्होंने कहा कि चूंकि अगर उन्हें बुलाकर ही बातचीत करना होता तो मेरे पार्टी के हैं, मैं रांची बुला लेता और बातचीत कर लेता, तो मिलना ही है। इसके बाद उनकी डीजीपी से भी बातचीत हुई और फिर डीजीपी ने ये कहा कि मैं देखता हूँ, पहले उन्होंने भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ मामले को और फिर एसपी से कुछ बातचीत हुई होगी। इसके बाद इनको कड़ी सुरक्षा के बीच वहाँ सोनुआ ले जाया गया। इसके बाद इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जब लौट रहे थे ये लोग सड़क मार्ग से, तो ये लोग सरायकेला से होते हुए आ रहे थे, तो इन लोगों को ये सुझाव वहां पर भी दिया गया कि एक चौका इलाका है कोई, कि आप उधर से ना जाएं, चांडिल होकर जाएं। तो इसी मसले को लेकर, एक सोनुआ के हादसे को लेकर और फिर उस इलाके को लेकर बाबूलाल मरांडी का यही कहना था कि पुलिस जो है वहां पर डरी सी लग रही थी कि जैसे नियंत्रण ना हो उनका उस इलाके पर। जब आप ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हमारी सरकार में उग्रवादी या नक्सलवाद पर हमने काबू पा लिया है, घटनाएं नहीं हुई हैं, तो अगर स्थानीय पुलिस हर छोटे छोटे जगहों पर रोक रही है, उन्होंने कहा कि सोनुआ का जो इलाका है वहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि कोई घना जंगल है, पहाड़ी रास्ता है, खुला मैदान है। दूसरी चीज़ है कि कल से ही पुलिस का ये बयान आ रहा था कि पूर्व विधायक जो हैं बिना सूचना के वहाँ गए थे। इस पर भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो घटना स्थल है और वहाँ से जो गुरुचरण नायक का एक आवास है उसकी दूरी जो महज 1.25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि वो घर जैसा मामला है, वो रोज आते जाते रहते थे, तो उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की, ना उन्हें अंदाजा था कि इस तरह की बड़ी घटना होगी या कंट्रोल नहीं है।
हालांकि पुलिस का यही कहना है, एसपी का भी जो बयान है उन्होंने यही कहा कि वो महज 3 सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां गए थे, लेकिन जिस तरह का वो इलाका संवेदनशील है, अगर वो सुरक्षा के साथ जाते तो कम से कम 100 पुलिसकर्मियों का दस्ता साथ जाता है, जिस तरह का वो संवेदनशील इलाका है, उनका ये कहना था। बाकी यही है कि बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि अगर उस इलाके में, उन्होंने कहा कि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि समानांतर सरकार जो है नक्सली चला रहे हैं, और पुलिस को भी देखकर, उनके बयानों को देखकर, उनकी गतिविधियां देखकर ऐसे लग रहा था कि उनका नियंत्रण नहीं। उन्होंने एक चीज़ और पर सवाल उठाया, और ये अब तक बात बाहर भी आ चुकी है कि घटना परसों शाम को हुई और 2 जवानों की हत्या जिस तरह से, और जो घायल जवान हैं वो भी, और जो विधायक हैं वो भी किसी तरह भागकर वहाँ से बचे हैं। तो जो पुलिसकर्मियों का शव है वो भी 14 घंटे बाद वहाँ से उठाया गया। दूसरे दिन सुबह जब एसपी और बाकी जो पुलिस दस्ता है वो पहुंचा, तो करीब 14 से 15 घंटे तक शव जो है दोनों शहीद पुलिसकर्मियों का वो घटनास्थल पर ही पड़ा रहा रात भर। डर से नहीं गए लोग? हाँ, शायद डर से नहीं गए। एक जो खास तौर पर नक्सलियों की जो रणनीति भी रहती है कि कई बार वो लोग इस्तेमाल करते हैं शहीद जवानों के शवों का ट्रैप के लिए, कि आप उनको बरामद करने आए। कई बार बम भी लगा दिया गया है झारखंड में। हाँ, कई बार कि आईडी, एक बार लगाया गया था। हाँ, कि आईडी लगा दिया गया, और जब वहाँ पर जवान पहुँचे उनको रेस्क्यू करने के लिए तो वहाँ पर धमाके हुए। छत्तीसगढ़ में भी ये देखा गया है, तेलंगाना में भी ये देखा गया है कि इस तरह की नक्सली घटनाओं। झारखंड में पिछले दिनों एक जवान का पेट चीरकर उसमें बम लगा दिया गया। जब रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आया तो फिर यहाँ पर पता पुलिस की तरफ से ये कंसर्न रहा होगा बॉडी रिकवर करने को लेकर और सुरक्षा इंतजामों को लेकर, क्योंकि रात भी हो गया था, 4-5 बजे की घटना है, तो रात उनकी तरफ से इनका यही कहना है कि इसका ऐसे लगता है कि नियंत्रण नहीं था। तो बिल्कुल अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं, और अगली खबर है रांची के एचईसी से जुड़ी हुई। शायद पहले हम जिक्र करना भूल गए थे। एचईसी को बचाने को लेकर मुहिम चल रही है, क्योंकि जो कर्मी हैं उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, और अपने वेतन की मांग को लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज विभिन्न राजनीतिक दल की एक बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी। आज प्रस्तावित था कि राजभवन मार्च करना है, लेकिन कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए उन्हें अनुमति नहीं दी गई। शायद उस बैठक में सूरज गए थे। सूरज, क्या हुई बैठक में, आगे की क्या रणनीति बनी? देखिए, 26 दिसंबर को एक बैठक हुई थी। इसमें खिजरी के विधायक राजेश कच्छप थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय थे। इसके अलावा अलग अलग 8 मजदूर संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग वहाँ पर शामिल थे, और वहाँ पर एक संगठन बना था, एचईसी बचाओ संघर्ष समिति। उसी समिति की आज बैठक थी सुबोधकांत सहाय के आवास पर, और उस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। एक तो पहली बात ये थी कि आज उस समिति को मजदूरों, जो हड़ताली मजदूर हैं, उन लोगों के साथ मिलकर राजभवन तक पैदल मार्च निकालना था, और फिर राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपना था। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं जा रहा है राज्यपाल के यहाँ, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रोग्राम जो है फिलहाल स्थगित कर दिया आज के लिए। इसके बाद वहाँ पर बैठक हुई और आगे की रणनीति तय हुई। आगे की रणनीति में ये हुआ कि अगले कुछ दिनों में जो गैर भाजपाई सांसदों का प्रतिनिधिमंडल है, जितने भी झारखंड में सांसद हैं उसमें जो भाजपा से नहीं है, वो उन सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो है प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री से मुलाकात करेगा। इसके बाद सुबोधकांत सहाय से जब हम लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पे भी बातचीत की, तो उन्होंने वो कहा कि वो केंद्रीय कैबिनेट सचिव से मुलाकात करेंगे और व्यक्तिगत तौर पर इस मसले को वहाँ पर रखेंगे। हम लोगों ने यही कहा था कि अगर आप इन तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं को छोड़ भी दें, तो आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो आप व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं इस मामले को सुलझाने का। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं केंद्रीय कैबिनेट सचिव से मुलाकात करूंगा और ये बात वहां पर पुरजोर तरीके से रखूंगा। ये दूसरी बात थी। इसके अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि मुलाकात नहीं हो सकती थी रैली के द्वारा और बड़े प्रतिनिधिमंडल नहीं मिल सकता था, लेकिन ज्ञापन सौंपने का तय किया गया। इसके अलावा 10 जनवरी को एचईसी मुख्यालय का घेराव करने का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। इसके अलावा व्यापक जन जागरण अभियान, क्योंकि उस बैठक में जो लोग थे उन लोगों का ये कहना था, जो बातचीत हुई, कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन जो मतलब ये जो मसला है वो नहीं, क्योंकि एक बड़ा उद्योग है एचईसी और जो इसरो तक को उपकरणों की सप्लाई करता है, तो उसका जो मामला है वो अभी तक झारखंड में और राजधानी तक ही सीमित है।
और यहीं पर हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बना, तो इसलिए वो जो व्यापक जन जागरण की बात कही जा रही थी, तो ये 5-6 जो प्लान्स हैं वो तैयार हुए हैं आज के आगे की रणनीति के लिए। तो बिल्कुल अब चलते हैं कि देश में आज क्या बड़ी खबर रही। शुरुआत इसी से करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो राज्य को पत्र लिखा है कोरोना को लेकर। आपको पता है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। रिम्स, सदर अस्पताल या फिर राज्य के जितने बड़े अस्पताल हैं उसमें ज़्यादातर डॉक्टर संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो स्थिति को समझा जा सकता है कि इलाज करने वाले डॉक्टर, काम करने वाले नर्स ही अगर संक्रमित हो जाएंगी तो फिर काम कैसे होगा आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो पत्र लिखा है सूरज, उसकी क्या मुख्य बिंदु हैं उसके? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी का जो सार है वो यही है कि राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कीजिए। तमाम, चाहे वो स्वास्थ्य उपकेंद्र हों प्रखंडों में या जिला के सदर अस्पताल हों या जो बड़े हॉस्पिटल हों जैसे रिम्स जैसे अस्पताल हैं, तो जितने भी आपके अस्पताल हैं वहाँ पर पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ हो, पर्याप्त चिकित्सक हों। इसके अलावा बुनियादी ढांचा जैसे कि बेड, ऑक्सीजन बेड, नॉर्मल बेड, आईसीयू बेड, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ये ऑक्सीमीटर, ये तमाम जो उपकरण हैं जो कोरोना की लड़ाई के मतलब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो बेसिक नीड है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। अगर होम आइसोलेशन की, क्योंकि अभी तक जो मरीज जिस तरह से मिले हैं आंकड़ा लगभग 90 से 95 हज़ार के आसपास पर डे का है, अगर मतलब पिछले 2 दिन को देखें तो बुधवार और गुरुवार को। तो अधिकांश जो मरीज हैं, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 80% मरीजों को होम आइसोलेशन में ही इलाज कराने की सलाह दी जा रही है। उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर वो होम आइसोलेशन में रहते हैं और परिवार का कोई एक ही सदस्य पॉजिटिव है तो बाकी सदस्य पॉजिटिव ना हो, तो होम आइसोलेशन को लेकर एक गाइडलाइन भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है कि किस तरह की डाइट लेनी है, किस तरह का ख्याल रखना है, किस तरह की दवाइयाँ लेनी है, उसका एक विस्तृत गाइडलाइन बनाने को भी कहा गया है। तो यही जो 2-4 बातें हैं आज जो केंद्र सरकार है उन्होंने राज्यों को ये निर्देश दिया है। अच्छा, दूसरा ये बुल्ली बाई ऐप को लेकर जो देश में चर्चा चल रहा है। एक तो है कि बुल्ली बाई ऐप का मामला पूरा क्या है, और इस मामले में जो आज 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इससे पहले भी बेंगलुरु से विशाल झा की गिरफ्तारी हुई है। पूरा क्या है ये मामला, और जो गिरफ्तारी हुई है ये कहाँ से हुई है और कौन लोग हैं? देखिए, बुल्ली बाई का जो मामला है वो सबसे पहले 1 जनवरी को सामने आया कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक समुदाय विशेष की महिलाओं और लड़कियों की फ़ोटो मॉर्फ करके अपलोड की गई थी। बाकायदा उनकी प्रोफाइल बनाई गई थी और उनका ऑनलाइन ऑक्शन यानी कि ऑनलाइन नीलामी उनकी की जा रही थी उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके। जिन लड़कियों की तस्वीर इस्तेमाल की गई हैं उसमें कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं। सेलिब्रिटीज़ जिसमें पत्रकार हैं, रेडियो जॉकी हैं, कमर्शियल पायलट्स हैं, मॉडल्स हैं। इसके अलावा आम जो लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पर एक्टिव हैं, फेसबुक पर एक्टिव हैं, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके उनकी ऑनलाइन बोली लगाई गई। मामला सबसे पहले 1 जनवरी को आया, धीरे धीरे ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना की जो प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने सबसे पहले मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी और उन्होंने मामले में संज्ञान लेने को कहा। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी और मामले में संज्ञान लेने को कहा। और इसके बाद जो साइबर सेल है महाराष्ट्र पुलिस की और दिल्ली पुलिस की, इन्होंने जांच शुरू की। और जांच शुरू की तो सबसे पहले बेंगलुरु से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। लड़के का नाम विशाल झा है, 21 साल का है और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसे गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो इसको हेड कर रही है इस जांच को पूरी। इसके बाद क्योंकि ये सीधे गृह मंत्रालय ने अपने उस पर लिया है। इसके अलावा उत्तराखंड से एक लड़की की गिरफ्तारी की गई, 18 साल की है लड़की। उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि लड़की है। तो उसकी गिरफ्तारी की गई और कहा गया कि पहले ये बात सामने आई कि मास्टरमाइंड वही है, उसी का ये प्लान था। उस लड़की के बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि इसी कोविड में उसने अपने पिता को खोया है और उसकी माँ की 2011 में कैंसर से निधन हो चुका है और वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, वो लड़की भी। इसके अलावा आज जो गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने असम से एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम जो है मैं बता देता हूँ,
नीरज बिश्नोई है। ये भी जो है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और पूरे बुल्ली बाई ऐप का जो मामला है, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड यही है, या कह दें कि ऐप इसी ने डिज़ाइन किया था। ऐप डिज़ाइन भी इसी ने किया था और इसके अलावा उसने एक ट्विटर हैंडल भी बनाया था और जिन सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो मॉर्फ करके इस्तेमाल की गई, तो जब प्रोफाइल पर अपलोड होती थी फ़ोटो तो ये बाकायदा उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ट्वीट भी करता था। तो पहले उन लोगों ने मामला दर्ज नहीं कराया, लेकिन धीरे धीरे जब संज्ञान लेने लगे लोग, तब सामने आकर उन्होंने केस भी दर्ज कराया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, आज से 6 महीने पहले पिछले साल भी एक सुल्ली डील्स करके एक ऐसा ही मामला सामने आया था। उस समय भी करीब 40 से 45 लड़कियों की फ़ोटोज़ को ऐसे ही मॉर्फ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बोली लगाई गई थी, ऑनलाइन बोली लगाई गई थी। और उस समय भी इसको लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, समुदाय विशेष को निशाना बनाने को लेकर बहुत इस पर विवाद हुआ था। और अब भी यही नाराज़गी है कि ये जो मामला है देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन एक बड़ा साइबर क्राइम है, बड़ा साइबर यौन हमला कहा जा सकता है इसको, कि लड़कियों का ऑक्शन करना। तो अभी तक किसी भी बड़े मंत्री का या अधिकारी का इस पर बयान नहीं आया है। और फिलहाल तो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, उन लोगों को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास है कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं। तो बिल्कुल ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबर थी, झारखंड से लेकर देश भर में। हम लोग हर दिन कोशिश करते हैं कि बड़ी खबर, खास करके झारखंड और देश स्तर की जो बड़ी खबर है वो आपको बताएं और उसके हर पहलू को भी बताने और समझाने की कोशिश करें। फेसबुक पर तो कम, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा जागरूक दर्शक हैं हमारे और कमेंट करते हैं। कई तो सूरज की तारीफ़ करते हैं और कई मुझे बोलते हैं कि मैं बात करने बैठा और सिर्फ हूँ करता हूँ। दरअसल मैं सवाल पूछता हूँ और सूरज उस पर जवाब देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं। तो इसका मतलब समझ में आता है कि बहुत बारीकी से आप लोग द फॉलो अप की इस पेशकश को देख रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि और अच्छे ढंग से अपनी खबरों को हम प्रस्तुत कर सकें, आपको बताएं, आपको समझा सकें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।